के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का फूंका बिगुल। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी द्वारा मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पर दिया गया धरना। निजी कार्य का बहाना बनाकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची हरहुआ स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारी। और मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की आहूत हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। वाराणसी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। इस दौरान जब वे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सुभाषपा से गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे दिल्ली बुला लिया जाता है। वहीं चाचा शिवपाल यादव के टकराव पर बोले कि वह स्वतंत्र हैं, जो भी निर्णय लें, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। उन्होंने कहा कि यदि जनता साथ दे तो हम पूरी ताकत से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मोहन जी छोड़िए यार, अरे छोड़ हो गया, गाड़ी निकलते हुए छोड़। जरूरत पड़ने लगी हिंदुत्व। मुझे जरूरत नहीं है, भाजपाइयों से मुझे जरूरत नहीं है। भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया उन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? आजमगढ़ और रामपुर में आप प्रचार करने नहीं गए, ये बार बार सवाल। हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। 2024 गाँव में जान फूंकने के लिए आपका यह दौरा है सर पूर्वांचल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, न वो निराश होता है और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 2024 में कैसी तैयारी है सर? 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और मैं जनता से कहूँगा कि जनता से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपना वोट खराब न करें किसी और को दे करके। दरकिनार हो रहे हैं आपसे, आपके अरे हमारा कोई दरकिनार नहीं हो रहा। अगर तुम्हें आना तुम भी आ जाओ पार्टी में। कहूँगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली। और जिस तरीके से अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में है, खिलाफत करते हैं। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है। लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय। जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी और मैं नौजवानों से कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है
बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। तो सजा शिवपाल को भी क्यों आपने अलग कर दिया, कहा कि वो उनको आजादी है कि वो स्वतंत्र रहेंगे? अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते रहे कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। श्रेणी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। अखिलेश जी कांवरियों को लेकर कावड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूं महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं, जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है सोचो। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी द्वारा मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर धरना दिया गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर, कर्मचारी, फार्मासिस्ट एवं स्वास्थ्य कर्मियों में प्रदेश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अनियमितता स्थानांतरण के चलते भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते पिछले 25 जुलाई से लगातार प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी पूरी उत्तर प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरिचरण सिंह यादव के ऑफिस के बाहर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी के अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे, महामंत्री आर.के. सिंह इत्यादि स्वास्थ्य कर्मियों ने शासन प्रशासन के अनियमितता, स्थानांतरण, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना दिया और सभा के माध्यम से शासन प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर शीघ्र इन पर रोक नहीं लगी तो राज्य कर्मचारी के प्रांतीय नेताओं के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमित और शासन प्रशासन की हस्तांतरण नीति के खिलाफ जाकर स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों को अनियमित हस्तांतरण कर उनका जो शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विरुद्ध
परिषद ने 14 जुलाई को महानिदेशालय का घेराव किया। उसके पश्चात वहाँ पर कोई सकारात्मक परिणाम न आने पर वहाँ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने चरणबद्ध कार्यक्रम आंदोलन के प्रस्तावित किए, जिसमें 20 जुलाई से 24 जुलाई तक काला फीता धारण कर समस्त कर्मियों ने कार्य को संपादित किया। विगत 25 जुलाई को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देकर जो अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के बीच कोई सुनवाई नहीं होने पर विगत 26 जुलाई से आंदोलन के तीसरे चरण में हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन से चेता रहे हैं कि जो अनियमित हस्तांतरण नीति के विरुद्ध जो भी हस्तांतरण किए गए हैं और उससे हमारे कर्मचारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, उसका निस्तारण कराकर उन आदेशों को निरस्त करवाया जाए। ये आंदोलन 30 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रांतीय नेतृत्व स्तर से जो भी अग्रिम आंदोलन के कार्यक्रम डिसाइड होंगे उसको हम निजी कार्य का बहाना बनाकर जिलाधिकारी से मिलने हरौआ स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारी पहुंची। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इन महिला कर्मचारियों की मांग है कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह का स्थानांतरण अविलंब रोका जाए। इस बाबत संघ की जिला मंत्री बीना सिंह ने बताया कि इसके पूर्व में उन्होंने सीएमओ सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते आज वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हैं। उनका कहना था कि हम महिला कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह का स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि वह महिला के हित में सोचते हैं। महिला हितों और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका स्थानांतरण रोका जाना चाहिए। वहीं इस बाबत जब उनसे यह सवाल किया गया है कि वह अपने वर्किंग आवर्स में यहां आकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में उन्होंने इस संदर्भ में किसे अवगत कराया है, इस पर उनका कहना था कि वह निजी कार्य का हवाला देते हुए यहां आई हैं। आज यहाँ किस लिए आप लोग? आज मैं अपने प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह के स्थानांतरण के ट्रांसफर के संदर्भ में डीएम साहब से मिलने के लिए आई हूँ और अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। एसडीएम साहब से हमने अपना प्रस्ताव रखा है। इसके पहले भी मैंने अपना लेटर 26/7 को रिसीव कराया है और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी रिसीव कराया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और कोई उस पर वो नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब अभी हैं वहाँ पर, प्रभारी के रूप में बने हुए हैं, हमारे पीएससी पर बने हुए हैं। उसके बावजूद डॉक्टर संतोष कुमार का वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। 18 जुलाई को उनका ट्रांसफ़र किया गया। उसके बावजूद ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रभारी यहाँ से जाएं। आर.के. सिंह हमारे पीएससी पे वो बने रहें। हम महिला कर्मचारी अपनी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हम लोग 99 से लगातार हरौआ पीएससी पे कार्यरत हैं और अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं आया जो महिलाओं के विषय में इतना सोचता। और किसी भी हाल में हम कभी नहीं चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए। उनका जो आदेश ट्रांसफर कर दिया गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए। किस कारण से उनका ट्रांसफर और किया दूसरी गया? बात हम ये जानना चाहते हैं सीएमओ साहब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि आखिर किस बात के लिए उनको ये सजा दी जा रही है। मई में हुआ, उस पर दौड़ धूप देखिए। शुरुआत में 29 अप्रैल 2022 की बात है कि डॉक्टर मजरुद्दीन डॉक्टर आए, कुआरी कला अधीक्षक, उनको प्रभारी बनाने के चक्कर में ये सब कार्य किया जा रहा है। उनसे कोई वो नहीं है। हम सीएमओ साहब से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा विनम्र निवेदन है उनसे कि प्रभारी आर.के. सिंह को यहाँ से हटाया न जाए। उन्हें अगर कोई दिक्कत है
तो उनसे बातचीत किया जाए, इसका बातचीत करके संशोधन इसका किया जाए, उस बात का समझौता किया जाए। ये ना कि उनसे बिना पूछे हुए काशी विद्यापीठ आपने कर दिया 18 जुलाई को, और उसके बाद अगर वो नहीं वहीं गए हैं, उनको कोई परेशानी है, नहीं गए हैं, तो जिस डॉक्टर को आपने हरहुआ के लिए किया, सेवापुरी के डॉक्टर को, वो नहीं आया यहाँ, तो आपने इनसे कहा कि आप काशी विद्यापीठ नहीं, आप सेवापुरी जाइए, वहाँ ये नहीं गए हैं। तो जब मैंने 26 को ये लेटर रिसीव कराया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, पहले डीएम साहब को कराया है, उसके बाद वही प्रतिकापी ले जाके मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी रिसीव कराया है। मुहर्रम के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आहूत हुई। गौदौलिया स्थित एक होटल में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी आला अधिकारी मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस में आ रही समस्याओं से अवगत हुए। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक त्योहार को मनाया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को अवगत भी कराया गया कि कोई भी नई परंपरा नहीं होगी, असलहों का प्रदर्शन भी नहीं होगा, सरकार के नियमों के पालन के साथ त्योहार संपन्न होगा। बैठक में डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे सहित सभी ताजिएदार व जुलूस संयोजक उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की मीटिंग आहूत की गई थी। जितने भी ताजिएदार हैं, जुलूसों के संयोजक हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन सब से वार्ता की गई, जिससे कि 31 तारीख से पहला हमारा मुहर्रम का दिन है, उस दिन से लेकर के और 10वीं तक के प्रतिदिन के जो जुलूस हैं, जो ताजिए रखे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा की गई। क्या खास सुझाव रहा सर? सभी को अवगत कराया गया कि परंपरागत रूप से ये पर्व संपन्न किया जाएगा। परंपरागत जुलूस निकलेंगे, परंपरागत ताजिए रखेंगे, ताजियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परंपरागत मार्गों में कहीं की कोई बिजली के तार तो नहीं है, कोई पेड़ आदि तो नहीं है, उनको चेक करके उनको ठीक कराया जाएगा। इसके तरह जो अलम के जुलूस हैं, दलगुल का जुलूस है, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई, और जिससे कि जो है जो करबला है उनको भी देख लिया जाए, और कहीं कोई किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण आदि के बारे में भी पूछताछ की गई। सभी ने बताया इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि बहुत अच्छे तरीके से पर्वों को संपन्न कराया जाएगा। सर, अभी मुख्यमंत्री के आदेश से मुहर्रम को देखते हुए ये कुछ लोग भाला लेके, तलवार लेके चलते रहते हैं। इस संबंध में भी चर्चा की गई कि कोई भी कर्तव्यवादी के कार्यक्रम आयोजित ना हो, केवल प्रतीक रूप में जो है जिससे रहें, जिससे कि रस्म भी अदा हो जाए और कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो। तो सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि इस तरह का कोई प्रदर्शन वाले। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई शव यात्रा निकालकर महंगाई का विरोध किया। आम आदमी पार्टी द्वारा शास्त्री घाट पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते हुए मूल्य से पहले ही जनता परेशान है। इसी बात से नाराज हम कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण प्रदेशव्यापी महंगाई शव यात्रा निकालकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस अवसर पर पवन कुमार तिवारी, रामशंकर पटेल समेत दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग वाराणसी के इस धरना स्थल शास्त्री घाट से मोदी सरकार के खिलाफ जो उन्होंने रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया है, और वहीं पलट करके विचारणीय प्रश्न है कि कारपोरेट का 30% टैक्स रहता था, उसको 22% घटा करके केंद्र पर भारत की जनता पर 1.25 करोड़ जनता पर उन्होंने 1,45,000 करोड़ रुपए आज लाद दिया, बोझ लाद दिया। इसके खिलाफ हमारे नायाब नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन में, आदरणीय श्री केजरीवाल जी, सारे नेताओं के निर्देशन में आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मोदी योगी सरकार की महंगाई के खिलाफ आज आम जनता, आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है। इसको ज्ञापन सौंपेंगे? ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे।
द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी के आज हमारे सारे वाराणसी के अनुषांगिक संगठन, महिला प्रकोष्ठ और हमारे जिलाध्यक्ष सहित पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश हमारे प्रकोष्ठों के मुख्य संगठनों के पदाधिकारियों सहित हम लोग आज ज्ञापन अभी देने जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars
Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के कृषि राज्य मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। बिहार के कृषि राज्य मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति में कोई भी पैटर्न अपना ले वह काम आने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने ऐसे लोगों का कार्य देख लिया है। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के बयान पर उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के लोग चाहे जो कुछ भी करें वह होने वाला नहीं है। अभी बिहार में उनके 4 विधायक हैं जो कि धीरे धीरे अभी कम होते चले जाएंगे। कहीं न कहीं खटास पैदा हो रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये खटास और मिठास राजनीति में और गठबंधन में चलते रहता है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार चलाने की समझदारी जब तक बनी रहेगी सरकार चलती है, और हम समझते हैं कि सरकार चलाने की समझदारी एनडीए के सभी घटक दलों में है और सरकार बहुत ठीक तरीके से और बिहार में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी बीजेपी के पैटर्न पे चल रहे हैं और उनकी बातों को मान रहे हैं, बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा चल रही है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको तेजस्वी यादव मानते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में कुछ उथल पुथल हो सकता है? अब मुझे नहीं मालूम कि आप यह प्रश्न किस आधार पर कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न ऐसा अपनाया है जिससे आपको लगा कि बीजेपी के पैटर्न पर तेजस्वी चल रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। लालू यादव की जीप को तेजस्वी खींचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से ये चर्चाएं चल रही हैं। लालू यादव के जीप को खींचते हुए का एक वीडियो तेजस्वी का वायरल हुआ है, जिसके बाद से तेजी से चर्चाएं चल रही हैं बिहार की राजनीति में। नहीं, इस प्रकार के ये सब जो बात है ना, केवल बात के लिए है, और कहीं इसमें ऐसी बात नहीं है, और कहीं हमको तो नहीं कुछ इसमें दिखाई पड़ता कि बीजेपी के रास्ते पर और राजद जो है सो चलने के लिए तैयार हो गया। अगर तैयार है तो अच्छी बात है, उसे चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी के उसका जो राजनीतिक दर्शन है उसमें देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ है। उनका जो राजनीतिक दर्शन है उसमें वोट फर्स्ट है, और उसी हिसाब से वो अपनी राजनीति में सब कुछ तय करते हैं। एक बीजेपी के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें देश को प्रथम स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, और जब ऐसे कदम उनके आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश को मालूम होगा, आपको भी मालूम हो जाएगा। आप स्वागत करेंगे? जरूर स्वागत करेंगे। जिसके राजनीतिक दर्शन में देश प्रथम हो जाए, क्यों नहीं स्वागत करेंगे? लोकतंत्र में स्वागत और विरोध दोनों कारणों से होना चाहिए। तो अगर ऐसा कारण कभी पैदा होगा भविष्य में, जरूर स्वागत किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? ठीक है। वो कि राजनीति में बहुत तेजी से उभर रही है। अभी हाल ही में वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी ने कहा है कि बीजेपी ने मेरे 4 विधायक लिए, मैं 40 विधायक लूँगा। अच्छी बात है, लेना चाहिए। वो लेंगे क्या, अपने से ले लेंगे? थोड़ी जनता देगी तब न लेंगे। वो नहीं मालूम है कि जनता ही देती है 4 और 40। जनता ने तो उनको दिया था 4, लेकिन वो सहेज के नहीं रख पाए, तो उसके लिए दूसरा क्या करेगा? 3 तो जो इलेक्टेड विधायक थे वही उनके पास नहीं रहे, और एक का जो फिर से उपचुनाव हुआ उसको वो रिटेन नहीं कर पाए। चुनाव तो लड़े थे, तो अब किस आधार पर वो 4 के बदले 40 लाने की बात कर रहे हैं या ऐसा दावा कर रहे हैं आपके कहे अनुसार? अब ये तो वही समझे।
असुद्दीन ओवैसी ने जो है कांवरियों को लेकर के एक बयान दिया है कि जिस प्रकार कांवरिया जो है जहाँ आ रहे हैं उसे मुसलमान को भी न रोका जाए नमाज पढ़ने के लिए, वो 5 मिनट का ही है कांवरिया जी। जिस तरीके से कांवड़ियों का फूलों और मालाओं से स्वागत हो रहा है, तो ओवैसी साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर खुला छूट दे देना चाहिए। नमाज पढ़ने से किसने रोका है? सड़कों पर भारत देश में किसी को भी अपना पूजा उपासना और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने से रोका गया है क्या? ऐसा कोई मुसलमान कहता है तो वो तो उनसे पूछिए, आप लोग ही पूछिए कि आपने दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उसमें आपकी क्या हालत है? भारत जब भारत से अलग हुआ और इसी देश का हिस्सा जो पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान का संविधान में क्या बना? वहाँ के मुसलमानों ने जो कानून बनाया उसमें उन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा कुछ और इस्लामिक स्टेट बना दिया। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र संविधान बना, उसकी स्थापना हुई और यहाँ सबको समान अधिकार दिया गया। भारत का संविधान सबको सुरक्षा और सबको संरक्षण। भारत रंग महोत्सव के दूसरे दिन नाटक गुमनाम सितारे का मंचन हुआ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वाराणसी केंद्र के नागरी नाटक मंडली में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय 22वें भारत रंग महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली एनएसडी की टीम थिएटर एंड एजुकेशन द्वारा नाटक गुमनाम सितारे की प्रस्तुति की गई। ये नाटक ऐसे क्रांतिवीर बच्चों के जीवन चरित्र पर आधारित है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। इस नाटक का निर्देशन डॉक्टर सुवर्ण रावत द्वारा किया गया था। इस नाटक में मंच पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले शोमिता, जयंत, साग्निक, राजेश्वरी नंदी आदि प्रमुख पात्र रहे। इस दौरान रामजी बाली द्वारा कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। से 30 जुलाई तक ये बनारस में ये नागरी मंडली जो है ऑडिटोरियम में एनएसडी का 22nd भारत रंग महोत्सव चल रहा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसमें 5 प्लेज आए हैं जहाँ मतलब जो आज़ादी पर ये फेस्टिवल है। तो आज था एनएसडी टीआई कंपनी का प्ले गुमनाम सितारे। तो इस प्ले में जिन लोगों का नाम हम बहुत सुने नहीं हैं, ऐसे कुछ अनसुने हीरोज जो हमारे फ्रीडम के लिए अपनी जान दे दिए थे, तो इन पर एक पूरा कहानी हमने आज देखा और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आज देखी हमने। और मतलब ऑडियंस भी काफ़ी भरा हुआ था ऑडियंस। और मतलब मैं यहाँ क्लास लेने आया हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य ये हो गया कि मैं ये नाटक देख रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक उत्सव चल रहा है। डीडी न्यूज के वरुणापुल स्थित कार्यालय परिसर में भारत का झंडा उल्टा फहरा दिखा। डीडी न्यूज के वरुणापुल स्थित कार्यालय परिसर में भारत का झंडा उल्टा टंगा हुआ दिखा। इस पर जब दूरदर्शन के निर्देशक राजेश गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गार्ड राम गणेश की लापरवाही वजह से झंडा उल्टा टंग गया था। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हमने तुरंत गार्ड को बुलाकर फटकार लगाया और अपने शान बान तिरंगे को पुनः सीधा करके फहरा दिया और फिर गार्ड राम गणेश को इस गलती पर नोटिस जारी। चंदौली के इकौनी गांव में एनडीडीबी के मार्गदर्शन में ग्राम स्तरीय घरेलू बायोगैस आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ।
चंदौली जिले के एकौनी गांव में 5000 किलोग्राम प्रतिदिन गोबर प्राप्ति क्षमता एवं 200 घन मीटर प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन क्षमता का एक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। यह बायोगैस संयंत्र एनडीडीबी के मार्गदर्शन से एक प्रगतिशील डेयरी किसान श्री नागेंद्र सिंह की नंद सदन गौशाला ग्राम एकौनी में साफ बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य एकौनी गांव के 120 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से 24 घंटे रसोई ईंधन के रूप में बायोगैस की आपूर्ति करना है। इस परियोजना का शुभारंभ अतुल चतुर्वेदी, सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष मिनेश शाह की उपस्थिति में किया गया। साथ ही क्षेत्र के किसानों में बायोगैस स्लरी से बने जैविक खाद्य के उपयोग के प्रसार हेतु एनडीडीबी के ट्रेडमार्क सुधन जैविक खाद्य का भी वितरण किया गया। ये आज जो एकौनी गांव में यहाँ पे जो ये बायोगैस का प्लांट जो स्थापित किया गया है, इससे इस गांव के 150 से 200 जो किसान भाई बहन हैं जिनके घरों में ये बायोगैस सप्लाई करी जाएगी, उन सबको फ़ायदा एक तरह से तो मिलेगा कि उनसे उनके खेतों में, उनके पशुओं में जो गोबर होता है वो गोबर को ख़रीदा जाएगा। उसके बाद में गोबर खरीद के जो बायोगैस उससे बनाई जाएगी, उस बायोगैस को घरों घरों में पहुंचाया जाएगा। ये 3-4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है जो कि बायोगैस पाइप से दूर तक पहुंचाने का पहला प्रयोग है देश में। इससे क्या होगा कि घरों में एक शुद्ध ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि वो खाना वहाँ की महिलाएं बना सकेंगी जो पहले धुएं में काम करती थी, उनको धुएं से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद जो स्लरी निकलेगी बायोगैस बनने के बाद, वो स्लरी से फर्टिलाइज़र की तरह वो प्रयोग होगी और उससे नेचुरल फार्मिंग में मदद मिलेगी, मिट्टी की उर्वरकता में बढ़ोतरी होगी और उससे अच्छी फसल होगी और केमिकल फर्टिलाइज़र से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं उसमें नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं सारे। अब्दुल रहमतुल्लाह बाबा का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। सराय गोवर्धन स्थित चेतगंज मोहल्ले में गुरुवार को अब्दुल रहमतुल्लाह बाबा का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें दुआ खानी चादर पोशी गुलाब का इत्र पेश किया गया। दूर दराज से आए हुए मेहमानों के लिए खास तबर्रुक का भी इंतजाम रखा गया था। बाबा के 52 में सालाना उर्स को अकीदत के साथ मनाया गया। क्या शान है हमारे ख्वाजा की, तूने तहरीर शेर में खास होता दे जाते हैं, तहरीर फरिश्तों की कलेजे से लगाने वाले, ये मोहल्ला सराय गोवर्धन चेतगंज जनपद वाराणसी में आता है और यहाँ हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मनाया जाता है और उसी के सिलसिले में कुरान खानी, फातिया और तबर्रुक तकसीम किए जाते हैं और कव्वालियाँ होती हैं। कितना उर्स मनाया जा रहा है इस बार? ये हम समझ रहे हैं कि 52वां उर्स ये हो रहा है। उसमें किस तरीके का इंतजाम होता है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? उसमें इंतजाम कव्वाली, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कव्वाली हो रही है। इसके पहले जो है तो लंगर चलता है बिरयानी का और भी तमाम जो चीज़ें जो है तो जो अकीदतमंद लोग ले आते हैं वो फातिया वहाँ होती है। फातिया होने के बाद वो सारे जो है तो लोगों में तकसीम हो जाती है। कार्यक्रम कब तक चलता है? ये कार्यक्रम जो है तो टाइम को देखते हुए, जैसे कि जो शासन का आदेश है कि 11 बजे 11:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। आपको प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? बहुत सहयोग रहता है। प्रशासन चाहती है कि मतलब हंसी खुशी और सारे प्रोग्राम को ख़त्म हो जाए और उसी तरीके से ख़त्म होता चला आ रहा। आज तक कभी प्रशासन को शिकायत का मौका नहीं मिला।
बाहर से भी लोग आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं बाबा के जाने वाले? बाहर से, दूर से, दरियाज से, आसपास से जो अकीदतमंद लोग हैं, जो बाबा के ऊपर अकीदा रखते हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और बहुत से लोगों की वहाँ से मन्नतें मुरादें पूरी हुई हैं। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री श्याम मंडल वाराणसी के अध्यक्ष दीपक बजाजो ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि आगामी 30 व 31 जुलाई को श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वाधान में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 91वें श्री श्याम झूलनोत्सव का आयोजन महमूरगंज स्थित एक लॉन में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर श्याम प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई जाएगी, साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह श्री श्याम झूलनोत्सव 51वां उत्सव है, स्वर्ण जयंती वर्ष का समापन उत्सव है। यह 30 और 31 जुलाई को शुभम लान महमूरगंज में आयोजित है। क्या खास है इस बार? इस उत्सव में उत्तर प्रदेश में प्रथम बार, अब पूरे भारतवर्ष में द्वितीय बार काशी के अंदर खाटू मंदिर का स्वरूप जो है बनने जा रहा है। लगभग 100 कलाकार पिछले 15 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शुभम लान में बाबा की कृपा से पूरा खाटू मंदिर का स्वरूप उतरेगा, जिसमें बाबा विराजमान होंगे। पूरे देश से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों से हजारों श्याम प्रेमी जो है इस उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वाताकुलीन सबके लिए व्यवस्था की गई है, सबके रहने खाने का इंतजाम किया गया है और अपने आप में स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर यह उत्सव खूब भव्यता के साथ होने जा रहा है। बाबा श्याम सब पर अपनी कृपा करें, ऐसी मेरी बाबा श्याम से अरदास है। श्याम सुधारे काज न, श्याम ही राखे टेक, श्याम भजा सुख उपजे, एक बार भज कर देख। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का फूका बिगुल। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी द्वारा मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पर दिया गया धरना। निजी कार्य का बहाना बनाकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची हरौआ स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारी। और मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की आहूत हुई बैठक। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।